यकीनन किसी ट्रायंगल लव स्टोरी में इतने पेचो खम या ऐसा क्लाइमेक्स इससे पहले ना तो आपने कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। इस कहानी के कुल 3 ही किरदार हैं, पति, पत्नी और वो यानी एक की बीवी और दूसरे की महबूबा। अब कहानी कुछ ऐसी करवट लेती है कि इस रिश्ते की भनक तीनों को ही लग जाती है। जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? कहानी के 3 किरदार में से एक किरदार ने दूसरे किरदार को मारने के लिए तीसरे किरदार को सुपारी दे दी। उस शाम भी संजय मुखर्जी रोजाना की तरह अपने घर पर थे। उनके साथ थी उनकी बेटी श्रेयोशी और पास के ही कमरे में आराम कर रही थी उनकी पत्नी रत्ना। अचानक कमरे में 2 नौजवान हाथों में धारदार हथियार लिए घुसते हैं। इससे पहले कि संजय संभलते, दोनों नौजवान संजय और उनकी बेटी के हाथ पांव बांधने के साथ साथ उनके मुंह पर भी पट्टी बांध देते हैं। फिर एक नौजवान रत्ना को घसीटते हुए उस लॉकर की चाबी मांगता है जिसमें घर की सारी नकदी और जेवरात रखे थे। लेकिन रत्ना के इनकार से वो बौखला जाते हैं और फिर धारदार चॉपर से उसका काम तमाम कर देते हैं। वारदात के बाद तिजोरी साफ कर बदमाश भाग निकलते हैं। लेकिन खून और लूट की यह खतरनाक वारदात उस वक्त पेचीदा मोड़ ले लेती है जब कातिल के तौर पर उसी संजय का नाम आता है जो खुद कातिलों के शिकंजे में था। के सब खूनी ले आकर के वो सौमित्र चक्रवर्ती, मनोज पाठक, सब लोग सब जड़ करके उस एक काम समाधान किया। रत्ना के खून को 4 महीने गुजर गए। इस बीच पुलिस लगातार खूनियों की तलाश में लगी रही। तभी पुलिस को पता चलता है कि जग नारायण मिश्रा नाम का एक खतरनाक मुजरिम और सुपारी किलर अपने कुछ साथियों से मिलने बर्दवान आ रहा है। पुलिस जाल बिछाकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ के दौरान मिश्रा रत्ना के खून का जुर्म कबूल करता है और अपने साथ इस जुर्म में अपने साथी सोनू के शामिल होने की बात भी कहता है। बाद में सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों से पूछताछ के बाद रत्ना के कत्ल से जुड़ा वो चौंकाने वाला सच सामने आता है जिससे खुद पुलिस भी चकरा जाती है। रत्ना के खून के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दी गई थी और ये सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि रत्ना के आशिक और पति ने एक साथ मिलकर दी थी। तो बोला that his wife's he was suspecting his wife's character, morally she was not okay, तो उनको मार दिया गया by engaging private killers, जिसमें उनके 2 दोस्त मदद किए हैं। जैसे जैसे तहकीकात का दायरा फैलता है, रत्ना के कत्ल से जुड़े ताने बाने और उलझने लगते हैं। दरअसल रत्ना गोस्वामी सौमित्र चटर्जी नाम के एक शख्स से प्यार करती थी, लेकिन दोनों के घर वालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। रत्ना की शादी संजय से कर दी जाती है, लेकिन शादी के बाद भी सौमित्र रत्ना से नाजायज ताल्लुकात बनाए रखता है और रत्ना के पति संजय से भी दोस्ती गांठ लेता है। लेकिन रत्ना की बड़ी होती बेटी को अपनी मां के चाल चलन पर शक होता है और वो अपने बाप को इस बात से आगाह करती है। इस खबर से संजय अंदर ही अंदर घुलने लगता है और पीने पिलाने के एक दौर में वो सौमित्र से ही अपनी बीवी को जान से मारने के लिए सुपारी किलर तय करने को कहता है। लेकिन संजय की इस बात को सौमित्र टेप करके उसे ब्लैकमेल करने लगता है। आदमी 2-3 दिन के बाद में आकर के बोला कि भाई 50,000 रुपया दो, वो तो सब कुछ फिट हो गया है, आदमी सब फिट हो गया है, 50,000 रुपया दो। अरे भाई किस लिए? बोले नहीं, वो जो आप बोले थे कि आपको बीवी का मारने के लिए, वो सब हम कर दिया है, आप पैसा दो। अरे भाई वो तो हम गुस्से में बोल दिया था, ऐसा कोई कर सकता है क्या? हम उस टाइप का तो है नहीं। हाँ जरूर हम बोले हैं आपको, लेकिन गुस्से में आकर के बोल दिया है, उससे तो सच नहीं है। एक छोड़ो, जो हो गया बोले हैं, छोड़ दो सब। पैसा देते देते थक चुका था संजय। एक दिन बेबसी में उन्होंने पूरा मामला अपनी बीवी रत्ना को बता दिया। सुनकर हैरान हो गई रत्ना। अगला मुलाकात में उन्होंने सौमित्र को अरे हाथ लिया।
आखिरकार सौमित्र रत्ना के कत्ल की सुपारी जगनारायण मिश्रा और सोनू सिंह को दे देता है। ये दोनों कत्ल को कुछ इस तरह अंजाम देते हैं कि शक संजय पर भी जरूर जाए। इस बीच सौमित्र रत्ना के भाइयों को यह बता देता है कि रत्ना के कत्ल की सुपारी खुद संजय ने दी है। पारिवारिक और पुलिस सूत्र के अनुसार सौमित्र के पास एक टेप है जहां पर संजय ने अपनी बीबी को कत्ल करने की बात कही, वो कैद है। अब पुलिस उस टेप को सौमित्र के पास से निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसी के आधार पर सौमित्र और संजय के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। रिश्तों की इन पेचीदगियों में रत्ना के खून का मामला और उलझता जा रहा है। जहां रत्ना के पति संजय ने रत्ना के खून के लिए उसके आशिक सौमित्र को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं जमानत पर रिहा हुआ सौमित्र अपने आप को बिल्कुल बेकसूर बता रहा है। আমার সঙ্গে বাবা সারাক্ষণের জন্য বাধা ছিল এবং আমার চোখের বাইরে কোনো সময় যায়নি, আর এই জন্য কোনো ভগবান এলেও আমি সেই কথা বিশ্বাস করতে পারবো না। असली कातिल कौन, रत्ना का प्रेमी या उसका पति? अभी पुलिस इन सवालों से उलझ ही रही थी कि कत्ल की चश्मदीद गवाह रत्ना और संजय की बेटी श्रेयोशी ने अपने पिता को पूरी तरह बेकसूर बताया। পুলিশ আমাকে বলেছে আপনি হিরো হতে গিয়ে আজকে আপনার এই অবস্থা হয়েছে এবং এই ঘটনার সাথে আমার কোনো রকম ভাবে জড়িত আমি নই, এবং একটা কথা পরিষ্কারভাবে আমি বলতে চাই যে কনস্পিরেন্সির মধ্যে আমাকে জড়িয়ে এনে আজকে আমার এবং আমার বাবা মা ভাই সবাইকে আজকে যে অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছে, আমি এর থেকে মুক্তি কামনা করছি। सोनू और जगनारायण ने अपने इकबालिया बयान में माना है कि सुपारी की रकम उन तक सौमित्र के जरिए पहुंची, लेकिन ये रकम संजय ने ही सौमित्र को दी थी। फिलहाल पुलिस कत्ल से जुड़े बिखरे तारों को समेटने में लगी हुई है, लेकिन पति और प्रेमी दोनों ने ही मिलकर रत्ना के हिस्से में मौत क्यों लिखी, इसका जवाब कानून नहीं बल्कि समाज की कसौटी पर ही मुमकिन है। बर्दवान से मनोज सिन्हा के साथ अभिजीत नंदी मजूमदार, कोलकाता आज तक। कत्ल का चश्मदीद एक तोता जिसने दिल्ली पुलिस के तोते उड़ा रखे हैं। जुर्म अभी बाकी, जाइएगा नहीं। और ये क्या है? ये काट काट, डर मत, मैं हूं ना, बस काट। वाओ, अब लगता है रियल समुंदर। दिल से सुने तो हर रंग कुछ कहता है। एशियन पेंट्स, हर घर कुछ कहता है। डॉनिया, सॉफ्ट एंड स्मूथ, छूते रह जाओगे। मैं समय हूं। जब गुरुदेव टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं बांट रहे थे, तब परिवार के जितने सदस्य उतनी मांगे। हॉटलाइन सर्विस, रिमाइंडर सर्विस, फैक्स सर्विस, ब्रॉडबैंड सर्विस, ऐसी सर्विस जो इन सब की इच्छाओं को पूरी करे। बी फोन भवतु भारतवर्ष के हर परिवार के लिए BSNL का बी फोन वॉइस, फैक्स, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और फोन प्लस जैसी आधुनिक सुविधाएं पहुंचाता है। कत्ल की ये वो अजीबोगरीब दास्तान है जिसमें एक तोता ने दिल्ली पुलिस के तोते उड़ा रखे हैं। दरअसल हुआ यूं कि घर की चारदीवारी के अंदर एक कत्ल हो गया, मगर कातिल को किसी ने नहीं देखा सिवाय एक तोता के। इंसानों की तरह बोलने वाला ये तोता कातिल का नाम बता सकता था, मगर कातिल इतना चालाक निकला कि खुद भागने से पहले तोते का पिंजरा भी खोल गया। क्या आपने कभी कातिल और मकतूल के घर वालों को एक ही छत के नीचे रहते देखा है? इस शख्स की माने तो इस 3 मंजिला मकान में बिल्कुल यही हो रहा है।
क्योंकि पहली मंजिल पर बने अपने घर तक पहुंचने के लिए उसे जिस दहलीज से होकर गुजरना पड़ता है, उसके मुताबिक उसकी मां का कातिल भी वहीं रहता है। लेकिन सब कुछ जानते बूझते हुए भी वो कानून के हाथों मजबूर है, क्योंकि मां के कातिल को पहचानने वाला अकेला चश्मदीद गायब है और इसका गवाह है दरवाजे पर रखा ये खाली पिंजरा। मजबूरी की इंतहा इसे बोलते हैं कि एक इंसान जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, पढ़ा लिखा है, इस काबिल है कि अपने पैरों पे और सच को ढूंढ सके, वो सुबह शाम आता है जाता है और उस इंसान के सामने से आता जाता है जिसने उसकी माँ को इस बेदर्दी से मारा कि जो शायद जानवर भी कोई ना करे। पूरे वक्त में जब उनकी शक्ल देखता हूँ सिर्फ यही सोचता हूँ कि उस बेजुबान ने मतलब कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्या वजह रही होगी, क्यों इन्होंने ऐसा किया, जो बदला निकालना था वो उनसे क्यों निकाला। मुज्तबा की मां कमर रिजवी का कत्ल इसी साल 14 फरवरी को हुआ था। कातिल ने कमर के सर पर वजनी पत्थर से हमला किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खोपड़ी की हड्डी चटकने और ज्यादा खून बह जाने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। कत्ल के पीछे मकसद लूटपाट का नहीं था, क्योंकि घर से एक सुई भी गायब नहीं थी। रिजवी परिवार की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे मंजर को अपनी आंखों से देखने वाला घर में पला तोता बस तभी से गायब था। ये तोता न सिर्फ लोगों को पहचान सकता था, बल्कि आंखों देखी बात इंसानों की जुबान में बता भी सकता था। ये तोता सिर्फ इन्हीं 10-12 लोगों को पहचानता था। उन 10-12 लोगों में से ही उनको उससे फायदा या नुकसान हो सकता था। वो तोता अगर ऐसा कोई भी गैर आदमी आता, बाहर का कोई आदमी आता, तो वो चिल्लाता। पहली चीज़ ये है। दूसरा ये कि इनमें से हर किसी को पहचानता था। इन लोगों की कहा जाता है जानवरों की छठी हिस्स होती है, वो इनमें से किसी न किसी पे को देख के अगर जो उस वक्त आया होता और ऐसा कुछ किया होता तो वो ज़रूर उन्हें पहचानता। यानी तोता कातिल को पहचान सकता था और इसीलिए इस अहम सबूत को मिटाने के इरादे से कत्ल के फौरन बाद तोते को पिंजरे से गायब कर दिया गया। लेकिन आखिर वो कौन था जिसको तोते से खतरा हो सकता था? पुलिस की शक की सुई घूमी रिजवी परिवार के किराएदारों पर। रुपयों के लेन देन को लेकर कमर का उनसे कई बार झगड़ा हो चुका था। रिजवी परिवार के मुताबिक पहले से आपराधिक रिकॉर्ड वाले एम.ए. खान पर उनके लाखों रुपए बकाया थे, जिन्हें लौटाने का उसका कोई इरादा नहीं था। मकतूल के घर वाले ये भी कहते हैं कि पिछले कई साल से उनके घर के निचले हिस्से पर काबिज ये किराएदार अब पूरा मकान ही अपने नाम लिखवाना चाहता था और यही कत्ल की वजह भी बनी। पहले मुंह से मनाने की कोशिश करी, फिर उसके बाद धमकाया वमकाया होगा, जिस पे जब मेरी माँ ने अकेली थी उन्होंने नहीं मना करा तो उस पर इन्होंने हाथापाई बदकलामी करी होगी, जिस पे उन्होंने भी जब कुछ रिप्लाई दिया तो उस पर इन्होंने हाथापाई करी। 62 साल की औरत थी वो। 2-3 आदमी अगर उनको जकड़ भी ले, एक जवान आदमी उनको पकड़ भी ले तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। जाहिर था कि ये सारी गवाहियां और सबूत पुलिस के पास भी मौजूद थे। कातिल को पहचानने के लिए पुलिस शायद तोते को भी ढूंढती, लेकिन इससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि खुद पुलिस के हाथों के तोते उड़ गए। किराएदार एम.ए. खान ने पूछताछ के लिए उसे और बेटे को थाने लाई पुलिस पर मारपीट और ज्यादती के आरोप जड़ दिए। खान का आरोप था कि पुलिस पैसा ऐंठने के लिए उन्हें बेवजह कत्ल के मामले में फंसाना चाहती है, जबकि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। मेरे बहुत बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं, थे भी और रहेंगे भी। वो तो सिर्फ वजह क्या है कि पुलिस वालों ने, वो बच्चे हैं, पढ़े लिखे ज़रूर हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं, उनको अपने बहकाए में कर रखे हैं अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ, वो और कोई वजह नहीं कि भाई इनका सहारा लेकर हम बच जाएंगे। खान की शिकायत और उसके बाद पुलिस की ज्यादतियों को लेकर उठे बवाल का नतीजा ये रहा कि मामला कोर्ट तक गया और पुलिस कत्ल की तफ्तीश छोड़कर अपने खिलाफ आरोपों के जवाब तैयार करने में ही उलझती चली गई। बीती 9 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी मामले में भजनपुरा थाने के दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए। लेकिन कमर के कत्ल और गायब तोते को लेकर तफ्तीश 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। पुलिस ये बात कबूलती है कि सिर्फ वही कातिल है, उनके घर में ही तीनों में कोई कातिल है। पुलिस ये बात भी कबूलती है कि सारे सबूत उसके पास हैं, लेकिन कहती है जब तक वो हाथ नहीं डालेगी, जब तक कि मैटर सब जुडिस था। 9 अगस्त को मैटर सब जुडिस भी हो गया
मैंने 6 महीने तक खून का घूंट पिया, मिलता रहा। आज ये हाल है कि अब जजमेंट होने के बावजूद मैं पुलिस कमिश्नर से सबसे मिल चुका हूँ। अब मुझे ये कहा जाता है कि हाँ अब काम होगा। मुश्तबा आज भी उसी घर में उन लोगों के साथ जिए जा रहा है जिनमें से किसी एक पर उसे अपनी मां के कातिल होने का शक है। वो अक्सर घर की दहलीज पर रखे इस खाली पिंजरे को भी निहारता है, बस इस इंतजार में कि उसे कब इस कैद से आजादी मिल पाएगी। कैमरामैन ताहिर चौधरी के साथ आमिर हक, दिल्ली, आज तक। हमें आपके ईमेल और सुझाव लगातार बड़ी तादाद में मिल रहे हैं। अगर आपके आसपास भी कोई संगीन जुर्म हुआ हो और आप उसे हमें बताना चाहते हैं तो हमें इस पते पर मेल करें, jurm@aajtak.com। अगले हफ्ते जुर्म की काली दुनिया की कुछ और खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।